हेलो, वेलकम ऑल द एस्पिरेंट। देखिए, ये स्पेशल वीडियो उन बच्चों के लिए है जो कि यूपीएससी की तैयारी अभी स्टार्ट किए हैं या मान लीजिए उनको 1-2 साल हो गया है, बट वो द हिंदू को स्टैटिक्स पोर्शन से कनेक्ट करना नहीं जानते हैं। तो मैं वो सिखाऊंगा आपको कैसे स्टैटिक पोर्शन को कनेक्ट करना है। चलिए देखते हैं फिर हम। ठीक है, इसमें मेला मिलता है हमें मोदी यूएस विजिट यील्ड मैनी वाइटल एग्रीमेंट। देखिए, मोदी ने यूएस विजिट किया अभी, तो उसमें उन्होंने कई ऐसे एग्रीमेंट किए हैं, जैसे कि आपका रिलेवेंट किससे हैं। देखिए, हेल्थ से हैं, स्पेस से हैं और ड्रोन से हैं, है ना। और जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र है उससे भी रिलेवेंट है ना। जो जेट इंजन के लिए है, जेट इंजन के लिए जो भी टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र है उसके लिए भी हैं। ठीक है, और उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही इसमें, अगर आपको समझना हो तो देखेंगे आप। इसमें एक बड़ी अच्छी बात कही उन्होंने, डेमोक्रेसी इन अवर वेन, यानी कि डेमोक्रेसी हमारी वेंस में है। ये किसने कहा? मोदी ने कहा। ठीक है, अब देखते हैं हम फिर क्या है इसमें। ठीक है, अब देखिए इसमें है फिर, गवर्नर होल्ड्स पोल्स पैनल अकाउंटेबल फॉर द बंगाल वायलेंस। बंगाल में वायलेंस हुआ, उसके लिए गवर्नर ने ये बोला कि चुनाव आयोग इसके लिए क्या है, अकाउंटेबल है। तो इसमें अब हमारे लिए इस पूरे पेपर में पढ़ने के लिए अभी हमारे पास क्या है, स्टैटिक पोर्शन से कनेक्ट करना है हमें, तो वो है हमारे पास गवर्नर। अब गवर्नर की जो पोस्ट होती है वो स्टेट में एक, आप कह सकते हैं कि ये भी एक नॉमिनेट, मतलब एक ऐसा है जो जिसकी मतलब आप कह सकते हैं कि एक तो स्टेट में हो गया आपका गवर्नर और एक आपका हो गया सेंट्रल में जो कि प्रेसिडेंट। तो कुल मिला के ये कि प्रेसिडेंट और गवर्नर, इन दोनों के बारे में अभी इस पेज में आपको पता होना चाहिए। तो उसी चीज़ को हम देखेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पे क्या किया, अब आप समझेंगे कि क्या क्या प्रेसिडेंट और गवर्नर, इनमें डिफरेंस समझ लेते हैं हम। तो क्या है, देखिए, जो प्रेसिडेंट होता है ये आपको मिलेंगे, प्रेसिडेंट मिलेंगे आर्टिकल 52 से लेकर 78 में, और गवर्नर मिलेंगे आपको आर्टिकल 153 से 167 के बीच में, और ये मिलेंगे आर्टिकल 152 से लेकर 78 के बीच में। ठीक है, ये पार्ट कौन से में? 5वें में है। प्रेसिडेंट कौन से में? 5वें। अब देखिए सीधी सी बात है, 5 नंबर पर प्रेसिडेंट है। ठीक है, 5वें नंबर नहीं, मैं वो नहीं कहना चाह रहा 5वें नंबर पर प्रेसिडेंट है। आई मीन जो पार्ट है, जो भाग है, उस भाग में जो है प्रेसिडेंट वो कौन से में? 5 में है। और गवर्नर कौन से में है? 6 में है। ठीक है, अब इनके इलेक्शन की बात कर लेते हैं और अपॉइंटमेंट की बात करते हैं। तो इलेक्शन देखेंगे आप, इनका जो प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होता है, प्रेसिडेंट के इलेक्शन में इलेक्टोरल कॉलेज होता है। एक क्या होता है? इलेक्टोरल कॉलेज होता है। अब इलेक्टोरल कॉलेज में कौन कौन होगा? देखिए, आपके इलेक्टेड मेंबर हो गए आपके बोथ हाउस के। ठीक है, और इलेक्टेड मेंबर हो गए आपके लेजिस्लेटिव असेंबली के, और इलेक्टेड मेंबर ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी के। अब आपको बस इतना याद रखना है कि प्रेसिडेंट वाले केस में क्या है ना, इलेक्टेड की बात होगी। किसकी बात होगी? इलेक्टेड की बात होगी, बट नॉमिनेज की कोई बात नहीं होगी। तो कुल मिला के नॉमिनेज मेंबर प्रेसिडेंट के इलेक्शन में शामिल नहीं होते हैं। ठीक है, अब हम गवर्नर को देख लेते हैं। अब गवर्नर को कैसे इलेक्ट किया जाएगा? तो देखिए, ये ना तो डायरेक्ट होते हैं ना इनडायरेक्ट इलेक्टेड होते हैं, ना तो ये डायरेक्ट इलेक्टेड होते हैं ना ही इनडायरेक्ट इलेक्टेड होते हैं। अब इनको अपॉइंट कौन करता है? इनको अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट। अब हम समझ गए। अब देखिए, अभी तक हम यहाँ पहुँचे थे कि हमने प्रेसिडेंट को देखा था कि इलेक्टोरल कॉलेज कर रहा था। ठीक है, और गवर्नर को कौन कर रहा है भाई? गवर्नर को कर रहा है आपका प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट किससे कर रहा है? हैंड विद सील से कर रहा है। ठीक है, और ये क्या इंडिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, और कंट्रोल एंड सबऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रल। देखिए, अब देखिए यहाँ पे आपको इतना समझना पड़ेगा कि जो गवर्नर होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उसको मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के सबऑर्डिनेट नहीं होते, और ना ही इनको सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल कर सकती है। नो सॉरी, यहाँ पे आइए, सबऑर्डिनेट नहीं होते। ठीक है, अब देखते हैं फिर हम क्या है। और यूएस की देखिए, अब गवर्नर यूएस में जाएंगे तो ये डायरेक्टली इलेक्टेड है। यूएस में कैसे हैं? डायरेक्टली इलेक्टेड है, और वो भी कैसे? एडल्ट सप्रेस से। ठीक है, अब देखते हैं क्वालिफिकेशन की बात करेंगे। तो क्वालिफिकेशन में आपको समझना है प्रेसिडेंट की हम क्वालिफिकेशन की बात करें तो प्रेसिडेंट में आपको क्वालिफिकेशन में देखिए, सबसे पहले तो वो इंडियन होना चाहिए, 35 साल की उम्र पूरी कर चुका हो, 35 की एज पूरी कर चुका हो, भारतीय हो, और मेंबर होना चाहिए कहाँ का? लोकसभा का। ये बात यूपीएससी में जब भी पीटी के क्वेश्चन बने हैं तो प्रेसिडेंट के बेस पे तो कई बार ये वाला क्वेश्चन उठा लिया गया है कि मेंबर वो कहाँ का होना चाहिए, लोकसभा का या राज्यसभा का। तो बस आपको याद रखना है वो लोकसभा का होना चाहिए। ठीक है, और ये किसी भी प्रॉफिट के पद पर नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं इनके जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं, इसमें 50-50 का रेशियो आप याद कर लीजिए, जो प्रोस्पर्स और सेकेंडर्स, प्रोस्पर्स एंड सेकेंडर्स होते हैं। ठीक है, अब गवर्नर की बात करेंगे तो गवर्नर की क्वालिफिकेशन की इंडियन हो और 35 ईयर का एज हो। अब देखिए, यूपीएससी ने जब क्वेश्चन पूछा था तो यहीं फंसा दिया था उसने। इसके गवर्नर के लिए 2 ही क्राइटेरिया हैं, एक इंडियन और 35। 25 की एज वो जो है अपनी 25 की एज जो है वो कर चुका हो। ठीक है, 25 की एज वो कर चुका हो। अच्छा, सॉरी, ये है आपका। ठीक है, ये 35, दोनों में 35 एज है, दोनों में 35 की एज है आपकी। ठीक है, हाँ, ठीक है,
दोनों में आपकी 35 की एज है। अब देखते हैं फिर क्या होता है इसमें। अब अभी हम गवर्नर देख रहे थे, और इसमें देखिए अदर आउटसाइडर ऑफ स्टेट नॉट बिलोंग्स नियर स्टेट, ठीक है, अपॉइंटमेंट दी गवर्नर। अब ओथ देखिए, इसको कसम कौन दिलवाएगा, तो प्रेसिडेंट को कसम दिलवाएंगे आपके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यानी कि जो सीनियर जज होंगे, कहाँ के होंगे, ये सुप्रीम कोर्ट जज के। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट के जज होंगे, ठीक है, सीनियर जज होंगे और सुप्रीम कोर्ट के होंगे। अब देखिए इसमें भी देखिए, ये अगर आप ओथ याद रख पाओ तो ठीक है, जो भी है, नहीं तो फिर इसमें आपको समझना है CJI, है ना, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और ये आपका हो गया सीनियर जज कहाँ का, हाई कोर्ट का। कहाँ का ये जज होंगे, हाई कोर्ट के जज होंगे, जो किसको दिलवा रहे हैं, शपथ दिलवा रहे हैं गवर्नर को, ठीक है। अब देखिए टर्म की बात करेंगे, इनका 5 साल होता है, किसका, प्रेसिडेंट का, ठीक है। और रिजाइन ये किसको दे सकते हैं, वाइस प्रेसिडेंट को, ये री इलेक्टेड हो सकते हैं, इतना बात आपको समझना है। बट USA की कंडीशन क्या है, USA में 2 से अधिक बार आप प्रेसिडेंट नहीं बन सकते, ठीक है। अब देखते हैं हम 5 साल इनका जो है, इनका भी 5 साल टेन्योर है, बट ये फिक्स नहीं है, ठीक है। 1995 में क्या हुआ था, प्लीजर ऑफ प्रेसिडेंट, ये फिक्स नहीं है, बट ये जो है 1995 के बाद प्लीजर कर दिया किसके, प्रेसिडेंट के, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद इसमें आपको कुछ नहीं देखना है, फिर हम आगे चलते हैं, ठीक है, आगे देखते हैं। तो देखिए अब एक बार मैं रिवाइज करा दूं आपका कि प्रेसिडेंट और गवर्नर में आपने क्या फ़र्क पड़ा। बस आपको अभी फ़िलहाल में थोड़ा बहुत, अगर कभी भी प्रेसिडेंट और गवर्नर की बात आए तो आपको इतना ज़रूर पता होना चाहिए कि एज क्राइटेरिया की बात अगर हम कर रहे थे तो दोनों का 35 है। और दूसरा इसमें एक हम बात कर रहे थे किसकी, कि आपका इसमें इलेक्टोरल कॉलेज होता है, किसमें, प्रेसिडेंट वाले केस में, बट गवर्नर वाले में इलेक्टोरल कॉलेज नहीं होता है, वो प्रेसिडेंट के द्वारा चुना जाता है, ठीक है। और इसमें बस देखिए, गवर्नर है तो वो हाई कोर्ट से रिलेवेंट होगा, और आपका जो प्रेसिडेंट है वो आपका सुप्रीम कोर्ट से रिलेवेंट होगा। अच्छा ठीक है, अब हम देखते हैं, और इसमें आई थिंक आपको एक बात और समझनी पड़ेगी कि एक्चुअली में क्वालिफिकेशन की जब बात करते हैं तो 4 क्वालिफिकेशन इसमें काम आती हैं, किसमें, प्रेसिडेंट में। बस इतना याद रख दीजिए कि प्रेसिडेंट जब वही सेंटर में काम कर रहा है तो उसकी क्वालिफिकेशन भी ज़्यादा होगी, तो उसमें 4 क्वालिफिकेशन है। इंडियन होना चाहिए, 35 साल का होना चाहिए, मेंबर होना चाहिए लोकसभा का, इंडियन होना चाहिए, 35 साल का होना चाहिए, और मेंबर होना चाहिए लोकसभा का, और नॉट प्रॉफिट, किसी प्रॉफिट के पद पर नहीं होना चाहिए। बस इसमें 2 ही हैं। अब ये जब भी क्वेश्चन बनाना है तो यहाँ पे लोग मोस्टली कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार क्वालिफिकेशन की जब बात करते हैं तो इसमें आपकी प्रेसिडेंट में कितनी और गवर्नर में कितनी। बस याद रखिए इसमें 4 होती हैं और इसमें क्वालिफिकेशन आपकी 2 होती हैं, ठीक है। आगे चलते हैं फिर इसमें कुछ भी अपना रिलेटिव नहीं है, जो भी है मैंने आपको यही कोशिश कराने की है कि पहले आप इसको रिलेटिव करना सीखो कि कैसे रिलेटिव किया जाता है, ठीक है, आपका स्टैटिक पोर्शन से। और अब देखिए यहाँ पे है सेंटर ग्रांट अप्रूवल फॉर द ये है आपका कैलेंगर पेन मोनूमेंट्स इन ए बे ऑफ बंगाल। अब देखिए ये क्वेश्चन जब भी बनेगा तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कैलेंगर पेन मोनूमेंट इसको मतलब कहाँ पर स्टेबलाइज किया जा रहा है। तो बस आप इतना समझिए बे ऑफ बंगाल, यानी कि आप बे ऑफ बंगाल इसको याद रखिएगा, ठीक है। अब इसमें हमारे लिए और क्या मतलब की चीज़ है, इसमें हमारे पास मतलब की चीज़ क्या है वो देखते हैं। द यूनियन मिनिस्टर एनवायरनमेंट हैज़ गिवन द कोस्टल रेगुलेशन जोन क्लियरेंस फॉर द तमिलनाडु गवर्नमेंट प्रपोजल। देखिए इसमें ये हमारे मतलब का नहीं है। अब इसमें हमें देखना है CRZ। व्हाट इज़ CRZ क्या होता है, व्हाट इज़ CRZ। तो CRZ को देखते हैं हम, CRZ क्या होता है हमारा। अब चलिए हम उसको देखते हैं CRZ को। तो देखिए ये क्या है, अंडर द सेक्शन ऑफ 3, हालांकि ये याद नहीं रखना आपको, कोई ज़रूरत नहीं है इसमें। इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। अब देखिए आपको इसमें क्या समझना है, जो CRZ होता है कोस्टल रेगुलेशन जोन, वो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 इसके तो अंडर में आता है। यहाँ तक क्लियर हो गया। फिर इंडियन कोस्टल रेगुलेशन जोन नोटिफिकेशन वाज इशू इन 1991, ये नहीं पूछा जाएगा आपको। मिनिस्ट्री और आप याद रख लीजिए जो इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट, तो मिनिस्ट्री आपकी इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट है, और इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, ठीक है। तो आपके लिए इसमें अगर कुछ भी समझने के लिए है तो बस इतना ज़रूर समझिएगा आप कि ये आपका इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन 1986 तो इस एक्ट के थ्रू है, ठीक है। मिनिस्ट्री कौन सी है, मिनिस्ट्री है आपकी, ये है इन्वायरमेंट एंड, तो हमने क्या देखा CRZ। तो CRZ जो है वो अंडर द सेक्शन ऑफ 3 नहीं पता करना हमें। इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 96 ऑफ इंडियन कोस्टल रेगुलेशन जोन नोटिफिकेशन बाज इशू 1991 फॉर द फर्स्ट टाइम।
रेगुलेशन ऑफ एक्टिविटी इन द कोस्टल एरिया, सॉरी पोस्टल नहीं है, कोस्टल एरिया बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट। तो बस इसमें याद रखना है आपको, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट है और 1986 का रूल्स है, बस इतना है इसमें याद रखना है, बाद बाकी आपके मतलब का कुछ भी नहीं है। फिर हम आगे चलते हैं। देखिए आप फ्रेशर हैं तो आप पहले चीज़ों को रिलेवेंट करना सीखिएगा, स्टैटिक पोर्शन से सिलेबस उठाइए, उससे रिलेवेंट करना सीखिएगा, फिर बाद में आपको चीज़ें समझ में आने लगेंगी। देखिए ये थोड़ा सा आपके लिए बड़ा हो सकता है, इसमें क्या दिया है आप देखेंगे, एन ऑर्गेनाइज्ड काउंटर टू ऑर्गेनाइज्ड हेट। एक्चुअली में क्या है ना कि जो कुछ जो ऑर्गेनाइज संगठित जो मान लीजिए आपके जो काउंटर करते हैं किसको, ऑर्गेनाइज हेट को, ठीक है। तो इसमें आपके लिए ये जो मूवी आई थी अभी केरला स्टोरी वगैरह, उसके लिए कुछ दिया है। तो अभी आप इसको चाहें तो बिहाइंड कर सकते हैं और चाहें तो पढ़ सकते हैं, बट हाँ इसका ये ज़रूर देख लीजिएगा, देयर नीड टू बी ए इंस्पायरिंग ऑल्टरनेटिव एजेंडा दैट इथोसिस इंडिया विच कैन मूव द साइलेंट मेजोरिटी अवे फ्रॉम द क्लाइमेट हेट। ठीक है, जो भी है एक दूसरे के ऊपर क्लेम लगाते रहते हैं। देखिए आरएसएस और बीजेपी के लिए है, तो हालांकि इसको एक बार आप रीड कर लेना, ऐसा कुछ इसमें है नहीं। अब हम देखते हैं अ डोरवे टू एन एंटरप्रेन्योरल यूनिवर्सिटी। अब देखिए क्या है, उद्यमशील हमें मान लीजिए यूनिवर्सिटी बनानी है, तो उसके लिए क्या डोरवे होंगे, क्या डोरवे होंगे। तो देखिए डोरवे के लिए हम देख लेंगे, इसमें ये है हमारे पास द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, यूजीसी जो है ना, वो ये चाहती है कि अगर जो इंस्टीट्यूशन है ना, उनको अगर कंसेप्ट किस पे, प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस, अगर इस पर अगर आपने कर दिया तो जो एक्चुअली में एक एकेडमी चलती है और एक प्रोफेसर होते हैं, तो उनके बीच का जो गैप है ना वो फिल कर सकती है कौन, प्रैक्टिस। भाई सीधी सी बात है, अगर आप कोई भी चीज़ सिखा रहे हैं तो वो आप प्रैक्टिकल सिखा रहे हैं, तो वो एकेडमिया और प्रोफेशनल वर्ल्ड के बीच में क्या हो सकता है, वो चीज़ों को फिल कर सकती है। देखिए अभी आप फ्रेशर हैं तो इस चीज़ को सिर्फ समझें, अभी ज़्यादा मतलब इतना नहीं हो पाएगा ना, डरने की ज़रूरत है। फिर हम आगे चलते हैं, ठीक है। फिर हमें क्या मिलता है इसमें, हमारे मतलब की चीज़ें हम देख लेते हैं जो हमें समझना है। अभी हमें रिलेवेंट करके चलना है, किससे, यूपीएससी से। तो देखिए अब ये है आपका, यहाँ पर है G20। तो G20 एजुकेशन मिनिस्टर एग्री ऑन इक्विटेबल यूज़ ऑफ AI, ठीक है। इसमें आपके लिए मतलब के लिए चीज़ क्या है, देखिए वो तो यूज़ हो ही रहा है, आपके लिए है G20 सदस्य कौन से हैं वो समझना है आपको, ठीक है। तो देखिए हम G20 सदस्य देखते हैं यहाँ पे हमारे पास कौन कौन से हैं। तो देखिए सबसे पहले आप देखेंगे G20, तो G8 होता है सबसे पहले, G4 में आपका हो जाएगा। देखिए मैंने इसको ऐसे ट्रिक फॉर्म में बना दिया है गपजी। अब देखिए आपको अभी स्टार्टिंग करनी है, प्रिपरेशन करनी है, तो अभी आप चीज़ों को रिलेवेंट करके ज़्यादा चलें। तो G4 है आपका गपजी, जैसे जर्मनी है, ब्राज़ील है, इंडिया है, जापान, आप इसको और भी तरीके से याद कर सकते हैं। और G7 का आपको वो G7 देखिए, G7 को कैसे याद करना है आपको। तो G7 को याद करने के लिए आपके पास हो गया, जैसे मान लीजिए G7 चूज़ GF, यानी कि जूस गर्लफ्रेंड के साथ। तो देखिए इसमें जूस फॉर जापान हो गया, U फॉर USA, I फॉर इटली, C फॉर कनाडा, E फॉर आपका इंग्लैंड, ठीक है, और J फॉर जर्मनी, F फॉर फ्रांस। ये हो गया आपका G7, ठीक है। और G8 की बात करेंगे तो जूस आप पी रहे हैं किसके साथ, गर्लफ्रेंड के साथ, बट उसमें कौन सी होनी चाहिए, रशियन। तो G8 में आपका रशिया और आ जाएगा, बस इतना समझना है आपको। अब आ जाते हैं हम G20, क्योंकि अभी हमने देखिए, अब मैंने रिलेवेंट कर लिया, हम G4 G7 G8, जब भी ये क्वेश्चन पूछता है ना तो ये आपका ओनली पेयर वन, अब तो चेंज कर दिया यूपीएससी ने पैटर्न, तो ये आपके 3-4 दे देगा और उसमें पूछ लेगा कि G20 का कौन सा नहीं है। तो G20 जब भी दिखे तो आपको सदस्य जरूर याद होने चाहिए। अब देखिए G8 तो ये हो गए, कौन कौन से मैंने कैसे याद किया, जूस पी रहे हैं आप किसके साथ, रशियन गर्लफ्रेंड के साथ। तो जापान, USA, इटली, कनाडा, इंग्लैंड, रशिया, जर्मनी, फ्रांस। अब इसमें जब जूस पी रहे हैं आप रशियन गर्लफ्रेंड के साथ, तो G8 कैसे याद करना है, तो उसमें क्या होता है कि जूस पिया आपने रशियन गर्लफ्रेंड के साथ, अब मैं SSC IIT सा हो गया। तो उसने ये कहा कि अगर मैंने रशियन गर्लफ्रेंड के साथ जूस पी लिया तो अब मैं SSC IIT सा हो गया। तो A4 का हुआ अर्जेंटीना, B फॉर ब्राज़ील, M फॉर मैक्सिको, E फॉर यूरोपियन, S फॉर साउथ अफ्रीका, S फॉर साउथ कोरिया, C फॉर चाइना, I फॉर इंडिया, और I फॉर इंडोनेशिया, T फॉर टर्की, एंड S फॉर साउथ अरेबिया आपका, और A फॉर ऑस्ट्रेलिया। अब देखिए इसको लगाने का मेरा मतलब ये है कि आपको इतना समझना है कि G20 में हमें पहले ये तो पता होना चाहिए कि G20 मेंबर कौन से हैं। अब हम उसके बारे में बहुत सारा पढ़ लें, हालांकि आई थिंक मेरे हिसाब से तो जब भी क्वेश्चन इसका बना है ना, तो ये क्वेश्चन में सिर्फ यही पूछा है कि मेंबर कौन से हैं, मेंबर कंट्री कौन सी हैं। तो अब बस आपको इतना समझना था, फिर हम आगे चलते हैं। हालांकि आप इसको पढ़ेंगे, रीड करेंगे, एक बार रीड जरूर करेंगे क्या दिया है क्या नहीं दिया है, बट मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ कि हाउ टू रीड एंड कनेक्ट द न्यूज़पेपर टू दी स्टैटिक पोर्शंस। सो नाउ अब हम आगे बढ़ते हैं, तो आगे देखते हैं क्या है हमारे लिए। अब देखिए आगे हमारे लिए है MPC, ये क्वेश्चन इस पर कई बार बना है, ठीक है। तो मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक है, तो इस पर कई बार क्वेश्चन बना है, इनको देखते हैं हम। द मॉनेटरी पॉलिसी कमीशन, ठीक है, इस पर कई बार क्वेश्चन बना है। अब देखिए इसको पढ़ने से पहले आपको इसको ज़रूर पता होना चाहिए कि ये होता क्या है, व्हाट इज़ MPC, है ना। तो इसको देखते हैं हम क्या है MPC हमारे पास, चलिए देखते हैं। देखिए
ये है आपका मॉनेटरी पॉलिसी कमीशन, ठीक है, ये स्टैट्यूटरी है। अब डेफिनेशन क्या है इसकी, देखिए डेफिनेशन से कोई मतलब नहीं है हमारा, ये है मॉनेटरी पॉलिसी रेफर्स टू द क्रेडिट कंट्रोल मेजर अडॉप्टिंग बाय द सेंट्रल बैंक ऑफ कंट्री, द कंट्रोल ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी इज ऑथराइज बाय द आरबीआई अंडर द, बस अब आपको इतना पता होना चाहिए कि मॉनेटरी पॉलिसी किस एक्ट के थ्रू रेगुलेट होती है, तो आपके पास है एक्ट ऑफ आरबीआई 1934, ठीक है। मैं देखिए अभी बता रहा हूँ आपको, सिर्फ रिलेटिव करना सिखा रहा हूँ कि हमें कैसे पढ़ना है, कैसे नोट्स बनाना है एंड कैसे प्रिपेयर होना है प्रीलिम्स के लिए। फिर हम देखते हैं इसका स्ट्रक्चर क्या है एमपीसी का, तो देखिए ये है आपका 45 जेड अमेंड 2016 में हुआ था। इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट है, ठीक है, उसने कॉन्स्टिट्यूट 6 मेंबर के लिए बात कही थी, कितने के लिए, 6 मेंबर के लिए। तो 6 मेंबर में आपके देखिए एक मेंबर, 6 मेंबर की बात करेंगे तो 6 मेंबर में हमारे पास देखिए क्या क्या है, 6 मेंबर में है हमारे पास देखिए 3 मेंबर हमारे, एक तो हो गया चेयर, जो चेयर करता है आरबीआई गवर्नर, ठीक है। दूसरा इनको आरबीआई देखिए, एक तो वो चेयर कर ही रहा है गवर्नर, आरबीआई का गवर्नर, अब वो 2 और अपॉइंट करेगा आरबीआई गवर्नर, और 3 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करेगी, 4 5 6 कोई भी हो सकते हैं, हालांकि मैंने ऑल्टरनेटिव भी हो सकता है, 4 5 6 इनको अपॉइंट करेगी आरबीआई गवर्नर, सॉरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, 3 को तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और एक आरबीआई का गवर्नर होगा, और यही 2 लोगों को और अपॉइंटमेंट करेगा, ठीक है। अच्छा अब हम आगे देखते हैं फिर क्या है इसमें। अब देखिए कोरम की बात होती है, क्वेश्चन इसका पूछा जा चुका है, इसलिए मैं आपको रिलेटिव कराना सिखा रहा हूँ, आप ये चीज़ों को समझ लें, बढ़िया तरीके से समझ लें कि कैसे रिलेटिव करना है, ऐसे ही अचानक से स्टार्टिंग नहीं करते, नहीं तो ये आपके लिए घातक साबित होंगी। तो देखते हैं फिर क्या है, कोरम इसके लिए 4 मेंबर, यानी 6 हैं पर क्योरम मतलब कितना प्रेजेंट होना चाहिए, तो 4 होना चाहिए, और सबके लिए क्या है आपका इक्वल वोट की बात करी गई है, किसकी बात करी गई है, इक्वल वोट 1 वोट। कास्टिंग वोट की जो है ना, कास्टिंग वोट ये आपका जो कास्टिंग वोट है या एक्स्ट्रा वोटिंग, ये किसको मिला है पावर, ये गवर्नर को मिला है। अब भाई गवर्नर कौन है, हम पहले ही कर चुके थे, ये आरबीआई का गवर्नर जो कि 2 को अपॉइंटमेंट कर रहा है यहाँ पे, ठीक है, अपॉइंटमेंट बाई आरबीआई गवर्नर। अब हम क्या समझे इसमें, भाई क्वारम 6 हैं, 6 में से 4 तो प्रेजेंट होनी चाहिए, ठीक है साहब, क्लियर हो गया। और गवर्नर जो है उसकी कास्टिंग वोट और एक्स्ट्रा वोटिंग राइट उसको दिया गया है, किसको, गवर्नर को, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को नहीं है, इतना याद रखना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को नहीं है। बस यही है कि क्वेश्चन जब आप पढ़ें तो क्वेश्चन में ये जरूर देख लें नहीं कौन सा है, मोस्टली क्वेश्चन नहीं पे अगर हमें पता है ना तो हम उसको करेक्ट निकाल ही लेते हैं। अब देखते हैं फिर मॉनेटरी पॉलिसी कंस्टिट्यूट बाई सेंट्रल गवर्नमेंट सेक्शन 45 जेड। अब ये किसके अंदर कॉन्स्टिट्यूट है, इसको आपको समझना है, वो है आपका 45 जेड, ठीक है। अच्छा अब हम देखते हैं फिर क्या है हमारे पास, एक्सक्लूसिव पावर कंट्रोल द मनी सप्लाई आर इन हैंड ऑफ बोर्ड ऑफ गवर्नर, ठीक है। जो एक्सक्लूसिव पावर होती है, एक्सक्लूसिव पावर होती है वो किसके पास है भाई, किसके पास है, वो है आपके बोर्ड ऑफ गवर्नर। अब ये बार क्वेश्चन आ चुका है, आप पुराने पेपर उठा के देखेंगे यूपीएससी के, तो उसमें आप देखेंगे कि एक्चुअली में बोर्ड ऑफ गवर्नर पे क्वेश्चन आ चुका है। फिर हम देखते हैं, अच्छा बोर्ड ऑफ गवर्नर इनको अपॉइंटमेंट कौन करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, ठीक है। और कै साल के लिए, 4 साल के लिए। तो देखिए यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है आपको कि 4 मेंबरी और 4 ही ई साल। तो देखिए मैं बता दूं, ये 6 में से 4 क्योरम होना बहुत ज़रूरी है, और 4 ही आपके बोर्ड ऑफ गवर्नर के लिए हमें चुने जाते हैं। बोर्ड ऑफ गवर्नर कैसे साल के लिए चुने जाते हैं, 4 ईयर के लिए। बोर्ड ऑफ गवर्नर कैसे साल के लिए, 4 साल के लिए। अपॉइंट कौन करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। यहाँ तक क्लियर हो गया आपका, ठीक है। चलिए हम आगे चलते हैं, फिर क्या मिलता है हमें, फिर मिलता है मीटिंग की बात करेंगे। देखिए क्वेश्चन यहाँ पे जब बनता है तो 2 3 4 1 2 3 करके बनता है, तो बीच में एक लिखा होता है कि मॉनेटरी पॉलिसी की जो मीटिंग है ना वो 6 टाइम्स एवरी ईयर, हर साल में क्या बार होनी चाहिए, 6 बार होनी चाहिए, मिनिमम कितनी, मिनिमम 4 टाइम मिलनी चाहिए, ठीक है। और विच मीन्स मतलब देखिए वैसे तो 6 टाइम होनी चाहिए, पर मिनिमम कितना होना चाहिए, 4 टाइम। अब इसका मतलब ये है कि मंथ में 2 बार मिलना चाहिए, अच्छा ठीक है। अब फिर हम देखेंगे गाइडलाइन की बात करेंगे, तो गाइडलाइन में हमें क्या मिल रहा है देखते हैं। देखिए मॉनेटरी पॉलिसी है ना, ये गाइडलाइन देखिए आर यानी कि रिवर्स रेपो है ना, रिवर्स रेट, सॉरी तुम्हारा ये हो गया रिवर्स रेपो रेट, और ये SLR और आपका OMO, ये कई ऐसी चीज़ें हैं जो हमको पढ़ने पड़ेंगे, आगे चल के पढ़ेंगे इसको, पर मैंने हालांकि इनको शॉर्ट में ही आपको ब्रीफ में बता दे रहा हूँ, ठीक है। RR का मतलब है रेपो रेट, ठीक है। RRR का मतलब है रिवर्स रेपो रेट। अब ये क्या होता है, इनको हम आगे समझेंगे। देखिए मैं बता दूं आपको क्या है कि RBI और कॉमर्शियल बीच जब RBI मतलब क्या कह रहा है ना कि कॉमर्शियल बैंक जब RBI से, तो वहाँ पे आपका रेपो रेट है, बट हाँ रिवर्स में हो जाएगा, तो वो आपका हो जाएगा रिवर्स रेपो रेट जब RBI इंटरेस्ट दे रहा होगा, ठीक है। इसको हम बाद में पढ़ेंगे। फिर हम देखते हैं फिर क्या है हमारे पास पढ़ने के लिए इसमें, और अब ये टूल्स हैं मॉनेटरी पॉलिसी के। अब ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि यार कौन कौन से टूल होते हैं आरबीआई पॉलिसी के, मॉनेटरी पॉलिसी के। तो देखिए आपके क्वांटिटेटिव टूल जो जनरल टूल होते हैं, देखिए RRR, SLR और RRR, MSF, MSR, ठीक है। और ये आपका बैंक रेट और LRR, ये टूल्स होते हैं किसके,
ये होते हैं आपके मॉनेटरी पॉलिसी के, ठीक है। और इसमें देखते हैं ये कौन से हैं। अब देखिए यहाँ क्वेश्चन ये पूछा जाएगा ये क्वांटिटेटिव है क्वालिटेटिव है, तो भाई ये क्वांटिटेटिव है, क्वांटिटेटिव है। कौन कौन से, आरआरआर, ठीक है, एसएलआर, ट्रिपल आर, एमएसएफ, एमएसआर, ठीक है। और फिर हम आ जाते हैं, फिर हमें मिलते हैं आपके क्वालिटेटिव टूल्स। अब देखिए क्वालिटेटिव में कौन कौन से आ जाएंगे, क्वालिटेटिव में आपके आएंगे सीलिंग ऑन क्रेडिट लिमिट्स, मार्जिनल रिक्वायरमेंट, डिस्क्रिमिनेसी इंटरेस्ट। और देखिए ये जब सेशन आएगा ना तो मैं इसको बहुत अच्छी तरीके से समझाऊंगा आपको। बस मैंने अभी इतना बता दिया कि मॉनेटरी पॉलिसी का ही टॉपिक था, तो मॉनेटरी पॉलिसी के ये टूल्स होते हैं, बस इतना याद रखिएगा। कई बार ये पूछ लेता है कि आरआरआर एसएलआर, ये भी क्वेश्चन आ चुका है 2013 में आई थिंक। आरआरआर एसएलआर और ट्रिपल आर एमएसएफ में से कौन सा आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी का टूल है, और एक ये आपको और दे दिया कोई सा भी, तो आपको इतना याद रखना है इनमें से कोई नहीं ऑप्शन, आई थिंक ये था, ऐसा कुछ था, तो उसमें से आपको पता करना है कि ये होगा, ठीक है। अच्छा अब हम चलते हैं इसमें। अब देखिए इस पूरे में आपके लिए पढ़ने के लिए इतना ही था। अब ये फ्रेशर हैं, आई थिंक मैं समझता हूँ जिन्होंने स्टार्टिंग की है तो उनके लिए इतना ही पढ़ना है, अभी इतना समझ के चलना है। बात बाकी तो बहुत है इसमें पढ़ने के लिए, वो जब आप 1 1 2 महीना बीत जाएंगे तब आपको समझ में आएगा कि यार इसको और कैसे पढ़ना है, ठीक है। बट अभी इतना ही करना है, ठीक है। थैंक यू सो मच।